हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है अपने आईएससी इंग्लिश पेपर 1 का एक सबसे जो है इम्पॉर्टेंट ये एक सबसे निग्लेक्टेड सेक्शन जो है स्टार्ट करेंगे। कौन सा है वो सेक्शन? द क्वेश्चन 1 विच कैरीज 25 मार्क्स इन योर 100 मार्क्स पेपर एंड इट इज द एसे राइटिंग, द कॉम्पोजिशन राइटिंग। क्यों मैंने ऐसे कहा कि ये सबसे निग्लेक्टेड है? क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर बच्चों की क्या आदत होती है कि वो इस सेक्शन को कभी प्रैक्टिस नहीं करते, इस सेक्शन के लिए कोई तैयारी नहीं करते हैं और ऐसे जो है वो 25 मार्क्स कैरी करता है। बहुत ही स्कोरिंग, बहुत ही ज़्यादा वेटेज वाला सेक्शन है और इस सेक्शन में आपको जो है बहुत ही आसानी से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि कभी आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कभी आप उसके ऊपर जो है वर्क नहीं करते हैं, तो आप हमेशा जो है अंडर 20, 15 और 20 के बीच में ही मार्क्स ला पाते हैं। तो आज थोड़ा सा इस सेक्शन पे हम लोग जो है फोकस करेंगे, क्योंकि ये सेक्शन जो है आपको बहुत सारे मार्क्स इजीली फेच कर सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि कितने तरीके के टॉपिक्स जो हैं आपको आईएससी में अपने बोर्ड एग्जाम्स में मिलेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उन टॉपिक्स को अटेम्प्ट करने के लिए, कैसे उन टॉपिक्स को लिखा जाता है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं एक अच्छे ऐसे के लिए। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, हम लोग जो है सब्जेक्ट, जो ये इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट है, इसको हर इंसान, हर बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ा कैजुअली लेता है कि नहीं, हो जाएगा, अरे इंग्लिश ही तो है, कर लेंगे, इंग्लिश है, एक दिन में रिवाइज हो जाएगा, एक दिन में हम सब कुछ कर लेंगे। नहीं, इट्स अ डिफरेंट लैंग्वेज। ये हम लोगों के लिए जो है, ये हमारी जो है मातृभाषा नहीं है, ये हमारी जो है नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो ये हमेशा, नो मैटर व्हाट, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, आप रात दिन कन्वर्स करें इंग्लिश में, लेकिन तब भी इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज फॉर यू, इट्स अ सेकेंड लैंग्वेज फॉर यू एंड इट नीड्स टू बी वर्कड अपॉन ऑन अ डेली बेसिस। और इंग्लिश एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर अगर आपने कमांड रखी है तो लाइफ लॉन्ग ये जो है आपको सिर्फ और सिर्फ मदद ही करेगी। कभी भी वॉट एवर फील्ड यू चूज, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इंग्लिश जो है आपका पीछा छोड़ दे। हो सकता है आज आप बहुत मेहनत करके मैथ्स लगा रहे हैं, हो सकता है क्लास 12 के बाद आप एक ऐसी स्ट्रीम चूज कर लें जिसमें जो आप अभी तक पढ़ रहे हैं कभी इस्तेमाल ही ना हो। आप बहुत मेहनत करके अकाउंट्स कर रहे हैं, क्या पता आप क्लैट के लिए चले जाए, अकाउंट्स जो है आपकी कभी फिर आगे जो है यूज नहीं होगी। सिविल की तैयारी करने लगे, मैथ्स और अकाउंट्स दोनों चला गया। तो इंग्लिश एक ऐसी चीज है, चाहे आप सिविल में जाएं, क्लैट में जाएं, आप कुछ भी करें लाइफ में, आप एमबीए करें, वट एवर फील्ड यू चूज, अ कमांड ओवर योर इंग्लिश विल ऑलवेज बी द बैकबोन ऑफ योर पर्सनैलिटी। ठीक, चाहे वो कमांड रिटन में हो, आप मीटिंग्स अटेंड करेंगे, आप सेमिनार्स अटेंड करेंगे, आपको जो है कितनी जो है ज़रूरत पड़ेगी लाइफ लॉन्ग, इंग्लिश कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, इफ इट्स योर फॉर्टे, आप जो है हमेशा एक एज रखेंगे ओवर द रेस्ट ऑफ द अदर्स। सो दिस इज द दिस इज द बेसिक टाइम, दिस इज द बिल्डिंग ईयर्स, जहां पे आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि आप इंग्लिश को इम्प्रूव करें। तो सबसे पहले अपने दिमाग से तो आपको ये निकालना है कि इंग्लिश हो जाएगा। अरे इंग्लिश क्या है, हम तो इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए हैं, हमारे लिए तो आसान है। आसान है, वेरी गुड, हाँ है, लेकिन दैट डजंट मीन कि आपको उसे एक्टिवली जो है प्रैक्टिस करने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है। इंग्लिश एक बहुत ही इवॉल्विंग लैंग्वेज है, रात दिन कोई नया वर्ड आ रहा है, तो आपको भी उसके साथ जो है काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अनएंडिंग प्रोसेस हो जाएगा और लाइफ लॉन्ग कभी भी इंग्लिश जो है पीछा नहीं छोड़ने वाली है। ठीक है, तो इस पे काम करना स्टार्ट करिए, ये बिल्डिंग ईयर्स है, यू नीड टू वर्क अपॉन दिस। ओके, तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक,
पहले क्वेश्चन में सबसे पहले ये समझिए कि आपको 6 चॉइसेस दी जाएंगी, ठीक। यू विल बी गिवन 6 डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे टॉपिक्स एंड यू हैव टू राइट एन ऐसे ओनली ऑन वन सच टॉपिक। अब बच्चे कहेंगे ये तो बहुत पहले से पता है, सब जानते हैं, लेकिन कैसे कैसे टॉपिक्स आएंगे ये कभी आपने बैठ के एनालाइज किया है? इसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप जान पाएंगे कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो मेरा जो है स्ट्रेंथ है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो मैं इजीली अटेम्प्ट कर सकता हूं, मुझे उसे लिखने में मजा आता है, मैं हमेशा ऐसा टॉपिक अटेम्प्ट करने में कंफर्टेबल होता हूं। जब आप जिस दिन ये समझ जाएंगे कि ये टॉपिक मेरा है, मैं हमेशा इसको अटेम्प्ट करूंगा, उस दिन से आप वैसे ही टॉपिक्स जो है एक्टिवली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, उनको पढ़ेंगे, उन्हें लिख के देखेंगे। और जिस दिन आपने अपना ये चीज कि मेरा एरिया ये है, ये आइडेंटिफाई कर लिया, उस दिन समझ लीजिए कि आपकी आधी जो है काम वो हो चुका है, ठीक। तो 6 टॉपिक्स होंगे, आपको कोई एक टॉपिक चूज करना है। बोर्ड कहता है कि आपको 450 वर्ड्स तक लिखना है, ठीक है। 400 से 450 वर्ड्स तक आपको लिखना है। अब कई बच्चों का ये सवाल होता है कि ये कितना होगा, क्या मैं एक एक वर्ड बैठ के गिनूं? बिल्कुल मत गिनिएगा, कभी भी मत गिनिएगा। इट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर आपने ऐसे किया तो आपका जरूर पेपर छूट जाने वाला है। नहीं, 400 वर्ड्स 450 वर्ड्स का मतलब है जो आपको आपकी आंसर शीट दी जाती है ना, उसका एक साइड, दूसरा साइड एंड द थर्ड साइड, ठीक है। एक पूरा पन्ना, द लेफ्ट साइड, द राइट साइड एंड द वन साइड ऑफ अनदर पेज, ठीक। इतना तो आपको लिखना ही लिखना है। थोड़ा बहुत अगर वो 3.5 साइड हो गया, बहुत हो गया, 4 साइड हो गया, डू नॉट एक्सीड 4 साइड्स। इतना हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपने लिख लिया है, काफी लिख लिया है। अगर कई बच्चे कहते हैं कि मेरा तो 2 साइड के बाद जो है खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 2.5 साइड भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि आपका 3rd पेज तक आपका ऐसे आए, तो आप जो है वर्ड लिमिट के कहीं ना कहीं क्लोज हैं, अंदर हैं। और फिर राइटिंग पे भी डिपेंड करता है, कई लोग जो है बहुत स्पेस करके लिखते हैं, कई लोग बहुत क्लोज करके लिखते हैं। तो आपको साइड्स का मेजरमेंट रखना है, वर्ड्स को गिनना नहीं है, वो आपका टाइम वेस्ट करेगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई ये बात। फिर 25 मार्क्स का होता है। देन कोई भी जो है आप ऐसे टॉपिक किसी भी तरीके का उठाइए, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बोर्ड्स जो है चेक करता है, वो है आपका ऐसे की कोहेरेंस। मैं ये वर्ड लिख रही हूं, देखिए, कोहेरेंस। कोहेरेंस वर्ड जिसने पहली बार सुना है उसको बता दें, कोहेरेंस का मतलब होता है फ्लो, ठीक। एक फ्लो में टॉपिक कवर होना चाहिए। कोई भी चीज ऐसे नहीं लगनी चाहिए कि आपके दिमाग में सडनली आई और आप कुछ लिखते लिखते अचानक से किसी और बात पे जंप कर गए, ठीक। एक फ्लो होना चाहिए, एक लॉजिकल फ्लो में आपका ऐसे अगर चलेगा तो आपका ऐसे पढ़ने में अच्छा रहता है। अब ये फ्लो क्या होता है, इसको समझने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। आप बॉलीवुड मूवीज देखते होंगे, हर कोई देखता है, भले हॉलीवुड पसंद भी करता होगा, लेकिन सबने मूवीज देखी हैं बॉलीवुड की। बॉलीवुड की मूवी में कई बार आपको ऐसा फील हुआ होगा कि पिक्चर चल रही थी, बढ़िया चल रही थी, अचानक से गाना क्यों आ गया? ये गाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, जबरदस्ती में कहानी का फ्लो खराब किया, ठीक। या ये सीन अचानक से क्यों आ गया, इस सीन की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। तो ये क्या होता है, ये कहानी का कोहेरेंस को डिस्टर्ब करता है, फ्लो को कहीं ना कहीं जो है ये खराब कर देता है। तो यही चीज आपके ऐसे में होती है, जब आप कोई बात कर रहे होते हैं और आपको सडनली दिमाग में कोई और पॉइंट आता है, क्योंकि आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है, आपको सब कुछ कंप्लीट करना होता है, आप भूल जाते हैं और आप उस चीज के ऊपर जंप कर जाते हैं। तो ये कैसे अवॉइड करें, इसके लिए बचपन से सुना है लेकिन करता कोई नहीं है, वो ये है कि
आपको जो है एक आउटलाइन अपने पेपर पे, जो आपको रीडिंग टाइम मिलता है, उसी समय आपके दिमाग में जो है एक आउटलाइन बन जानी चाहिए। जिन लोगों को याद नहीं रहता, प्लीज़ आप जो है अपने आंसर स्क्रिप्ट में एक फ्लो चार्ट बना लीजिए कि मुझे ये पॉइंट्स कवर करने हैं। टेक योर टाइम, आपको 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है, उसमें आपको यही सब जो है प्लान आउट करना है। जितना आप जो है इस फ्लो को अरेंज कर पाएंगे, जितना आप जो है एक आउटलाइन बना के रखेंगे ऐसे का, उतना ज़्यादा आपका ऐसे जो है वो लॉजिकली जो है कोहेरेंट ऐसे लगेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि भटक रहा है ऐसे। ठीक, तो कोहेरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। देन कम्स योर ग्रामर। ग्रामर की एक जनरल एक्यूरेसी होनी चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए। एंड थर्ड इज अ वोकैबुलरी। एक अच्छी वोकैबुलरी, एक रिच वोकैबुलरी विल ऑलवेज फेच यू गुड मार्क्स। ठीक, तो हमको कोहेरेंस पे काम करना है। ठीक, जो मेरे बच्चे हैं जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द वोकैबुलरी। तो हम लोग का वोकैबुलरी सेक्शन अलग से चल रहा है। कोहेरेंस तभी आ पाएगा जब आप खुद बैठ के उसको लिखेंगे। बगैर लिखे कभी भी कोहेरेंस नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई कोहेरेंस की। अब आते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स जो हैं हमारे बोर्ड्स में आएंगे। सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले एक ऐसे आता है जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। ठीक, डिस्क्रिप्टिव कम्स फ्रॉम द वर्ड डिस्क्राइब। ठीक, डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आपको डिस्क्राइब करना होगा। क्या डिस्क्राइब करना होगा? बहुत ही कॉमन चीजें पूछी जाएंगी। डिस्क्राइब अ ट्रेकिंग एक्सपीडिशन, 2019 का क्वेश्चन। आप अपने दोस्तों के साथ ट्रेकिंग पे गए हैं, उस इंसिडेंट को डिस्क्राइब कीजिए। डिस्क्राइब अ स्कूल पिकनिक, describe the last day of your college, last day of your school, so on and so forth। तो हमेशा आपको ऐसे बहुत ही कॉमन चीज है जो अगर आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं भी करी है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेकिंग एक्सपीडिशन आप नहीं भी गए, तो फिर भी इतना कॉमन चीज है कि आप जो है इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐसे अक्रेंसेस, ऐसी चीजें, ऐसे एक्सपीरियंसेस डिस्क्राइब करने हैं जो मे बी आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए हो या नहीं करे हो। तो ऐसे डिस्क्रिप्टिव इवेंट्स, ऐसे में आपको जो है एक डिस्क्रिप्शन देना है चीजों का कि क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड व्हेन यू वेंट टू दैट ट्रेकिंग एक्सपीडिशन विथ योर फ्रेंड्स। किस तरीके के इंसिडेंट्स आए, किस तरीके से आपने उस एक्सपीडिशन को एंजॉय किया। ठीक, सो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे। ठीक, now coming to the second essay. Second is narrative. Narrative comes from the word narration. अब कई लोगों को लगा होगा डिस्क्रिप्शन भी वही, नरेशन भी वही। Where does the difference lies? No, it's a very subtle difference. डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्राइब कर रहे थे कोई एक ऐसी चीज जो आपसे पूछी गई है। लास्ट डे ऑफ योर स्कूल, हो सकता है लास्ट डे ऑफ योर स्कूल अभी आपके नज़र में, अभी आप एग्जाम दे रहे हैं तो लास्ट डे ऑफ योर स्कूल नहीं हुआ, या फिर ट्रैकिंग एक्सपीडिशन जैसा मैंने कहा वो आप कभी भी नहीं गए। ठीक है, एक्सक्यूज मी। लेकिन नरेटिव कैसे डिफरेंट है? नरेटिव में आपको जो है नरेट करना है अ स्टोरी, एन अकाउंट ऑफ समथिंग और द एक्सपीरियंसेस। ठीक, तो नरेशन जो है एक्चुअली में स्टोरी टेलिंग की तरह हो जाता है। ठीक, ये फिक्टिशियस भी हो सकता है, ये रियल भी हो सकता है, इफ यू हैव फेस समथिंग सिमिलर दैट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो नरेटिव में बेसिकली इट्स लाइक अ स्टोरी टेलिंग, इट्स लाइक अ नरेशन ऑफ एन इवेंट, एन अकाउंट ऑफ समथिंग। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, narrate an incident which made you realize that it's very easy to advise others but very difficult to follow the same। ठीक, समझ में आया? नरेट एन इंसिडेंट, एक ऐसे इंसिडेंट की कहानी सुनाई है,
एक ऐसे इंसिडेंट की कहानी सुनाइए जिसमें आपको ये रियलाइज हुआ, आपको ये बात समझ में आई कि दूसरों को एडवाइस करना, दूसरों को राय देना कितना आसान है, लेकिन वही चीज जब आप फेस करते हैं तो आपके लिए अपनी ही एडवाइस को फॉलो करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसमें एक नैरेटिव आ जाएगा, इसमें एक स्टोरी आ जाएगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, ठीक, जब मुझे ये मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी आसानी से लोगों को एडवाइस दे देता था, लेकिन जब मैं उनके शूज में स्टेप इन किया, व्हेन आई फेस द सिमिलर सिचुएशन, तब मुझे लगा कि हाउ डिफिकल्ट थिंग्स गेट एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज टू फॉलो अदर्स एडवाइस। ठीक, समझ में आया? तो ये रियल भी हो सकता है आपने कभी रियलाइज ना किया हो ऐसा कुछ, आप धड़ल्ले से एडवाइस देते आ रहे हो, देते रहेंगे, लेकिन तो जैसा मैंने कहा कि फिक्टिशियस, आपको ये जो है इंसिडेंट ऐसा जो है फिक्टिशियस, एक अनरियल स्टोरी टाइप का बना सकते हैं। जो चीज बोर्ड कहता है वो ये है कि जो भी आप अकाउंट दें, जो भी आप नरेशन दें, वो एज अप्रोप्रिएट लगना चाहिए। एज अप्रोप्रिएट का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि आपने जो भी अकाउंट दिया उसमें आपने जो है बात करना शुरू कर दी एक वर्किंग इंसान की, जो नौकरी कर रहा था, जो मैरिड था, उसने रियलाइज किया, तो ये क्या हुआ? ये एज अप्रोप्रिएट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप उस एज ग्रुप को बिलोंग नहीं करते। तो आपका नरेशन कैसा होना चाहिए? आपने जो फेस किया है, फिक्टिशियस भले ही हो लेकिन एज अप्रोप्रिएट हो, तो आपने जो है एज अ टीनेजर क्या फेस किया होगा? स्कूल में ये सब चीजें रियलाइज करी होंगी, फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ। तो एज अप्रोप्रिएट आपका जो है नरेशन होना चाहिए। ठीक, समझ में आया? चलिए लेट्स मूव ऑन। थर्ड इज आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यूमेंटेटिव comes from the word argument, डिबेट करना। इस टॉपिक को आप एक डिबेट ही समझिए। यू हैव टू टेक अ स्टैंड राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ राइटिंग दिस essay। शुरू होते ही यू हैव टू मेक अ क्लियर स्टैंड, either I am for the statement or I am against the statement। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इसको ऐसा लिखें I am for the statement, या अगर आप लिख भी देते हैं तो ये गलत तरीका नहीं है। ठीक, you are not allowed, you cannot afford to sit on the fence। sitting on the fence, what does that mean? आप एज पे नहीं खड़े रह सकते, ठीक है? आप ना फॉर है ना आप अगेंस्ट है, आप तो बीच में बैठे हुए हैं फेंस में, दोनों को जो डिवाइड करने की जो फेंस है आप वहां खड़े हुए हैं। नहीं, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि बहुत कम मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आईएससी में कोई ऐसा रूल तो है नहीं कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी या जीरो मिलेगा। तो आपको एकदम मिनिमम मार्किंग में चले जाएंगे अगर आपने ऐसी अप्रोच ली जिसमें ना आप फॉर में है ना आप अगेंस्ट में है। तो आपको जो है अपना स्टैंड बहुत ही बिगनिंग से क्लियर रखना है। ठीक, फिर आपको जो है जो भी बात आप कह रहे हैं इधर फॉर और अगेंस्ट, उसको जो है लॉजिकली सपोर्ट करना है किसी ना किसी एग्जाम्पल से। ठीक है, तो आपका जो आर्ग्यूमेंट है, जो आपका डिबेट है, वो बहुत ही जो है साउंड होना चाहिए। उसे बैकअप करने के लिए आपके पास जो है कोई एग्जाम्पल होना चाहिए। ठीक है, बोर्ड ये कहता है कि अपने स्टैंड को जो है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए एटलीस्ट हर स्टूडेंट को 4 एग्जाम्पल्स अपने एसे में इंक्लूड करने हैं। ठीक है, 4 एग्जाम्पल्स, 4 सच थिंग्स, सो दैट यू कैन एक्चुअली से कि क्या मेरा जो स्टैंड है वो लॉजिकली जो है मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं। ठीक, किस तरीके के ऐसे होंगे ये? मान लीजिए एग्जाम्पल, टॉपिक आता है दैट वर्किंग वुमेन लीड टू अ डिसओरिएंटेड फैमिली। वर्किंग वुमेन लीड टू अ डिसओरिएंटेड फैमिली, मतलब जिस फैमिली की लेडीज जो है काम करती हैं वो फैमिली जो है डिसओरिएंटेड हो जाती है, वो फैमिली जो है कहीं ना कहीं बिखर जाती है, उस फैमिली में बिलोंगिंगनेस खत्म हो जाती है, उस फैमिली का अपनापन खत्म हो जाता है, डिसओरिएंटेड हो जाती है, क्योंकि वो जो लेडीज हैं, वो जो वर्किंग विमेन हैं, मदर्स हैं, वो फैमिली को टाइम नहीं दे पाती। तो अब ये स्टेटमेंट है। ठीक, नाउ यू विल हैव टू टेक अ स्टैंड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग
कि आपको लगता है कि वर्किंग वुमेन डिसोरिएंटेड फैमिली के जिम्मेदार हैं, या आपको लगता है कि नहीं है। ठीक, अगर आपने नहीं बोला तो, अगर आपने हाँ बोला तो आपको जो है अपने स्टैंड को सपोर्ट करने के लिए अच्छे से 4 एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। ठीक, उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों आप ऐसा कह रहे हैं। ठीक, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, जिनके अंदर जो है आर्गुमेंटेटिव स्किल्स हैं, जो अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए रीजन आउट कर सकते हैं, और जिनको बेसिकली मज़ा आता है इस तरीके का टॉपिक जो है लिखने में, उनके लिए ये टॉपिक बहुत अच्छा है। बहुत जो है इसमें सोचने के लिए बहुत होता है। इसको जो है अटेम्प्ट करते वक्त आपके पास जो है मार्क्स और गेन करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको लग रहा है कि ज़्यादातर लोग फॉर ही लिखेंगे, ठीक, आप उल्टी साइड चूज कर लीजिए, और हर उस साइड में जो आपको लग रहा है कि अगले बंदे ने ये पॉइंट लिखा होगा प्रूफ करने के लिए, थोड़ा आपको सोचना पड़ता है इस टॉपिक को और प्लान आउट करना पड़ेगा। विदाउट प्लानिंग ये ऐसे आप अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। तो अगर आपने एक ऐसी साइड चुनी जो आपको लग रहा है कि ज़्यादातर लोग नहीं लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली एग्जामिनर के लिए वो सेक्शन रीड करना जो है बहुत ही नया हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने उससे अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक, चलिए लेट्स मूव ऑन। फोर्थ टॉपिक इज एक्सपोजिटरी। इट कम्स फ्रॉम द वर्ड एक्सप्लेनेशन, एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी जो है ऐसे, इनको हम एब्स्ट्रैक्ट ऐसे भी कहते हैं। एक्सप्लेनेटिव एसेज होते हैं ये जैसे वन वर्ड टॉपिक आते हैं, लव, लाफ्टर, जॉय, हैप्पीनेस, लक, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, फोटोग्राफ्स। ठीक, ये टॉपिक जो है अटेम्प्ट करना, इट्स पर्सनली आई वुड से कि ये टॉपिक अटेम्प्ट करना बहुत आसान है। अगर किसी के पास किसी को ये लगता है कि उसकी राइटिंग स्किल्स जो हैं बहुत अच्छी नहीं है, तो ये टॉपिक अटेम्प्ट करना इस आई वुड रिकमेंड फॉर यू, बिकॉज दिस इज अ वेरी वाइडली इंटरप्रेटेड टॉपिक। बहुत ही वाइडली आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट्स वन वर्ड टॉपिक। आपका एक्सप्लेनेशन कितना भी वाइड हो, कितना भी फार फेच्ड हो, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। बल्कि द more far-fetched your explanation is, the better your essay would be. ठीक, तो इसमें आप स्टोरीज लिख सकते हैं, इसमें आप पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिख सकते हैं, इसमें आप करंट सिनेरियो, जो पॉलिटिकली सिनेरियो चल रहा हो, कोई करंट सिचुएशन चल रही हो, आप उससे लिंक करके भी अपना एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। आप कोई हिस्टोरिकल फैक्ट से अगर उस चीज़ को जोड़ना चाहते हैं, कुछ पास्ट में हुआ था, आप वो लिख सकते हो। कैन राइट एनीथिंग। ठीक, स्टोरी लिखिए, डिस्क्रिप्टिव कर दीजिए, नरेटिव कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप। इट्स अप टू योर इमेजिनेशन। ठीक, ये टॉपिक हो गया एक्सपोजिटरी। देन नेक्स्ट कम्स रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव कम्स फ्रॉम द वर्ड थॉटफुलनेस। ठीक, रिफ्लेक्टिव, जब आप किसी सोच में होते हैं, आपने जो है कुछ सोच रहे हैं, आप किसी कह लीजिए गहरे चिंतन में हैं, वो कहते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोसेस। अब रिफ्लेक्टिव ऐसे क्या होता है? रिफ्लेक्टिव ऐसे में आपको एक जनरल स्टेटमेंट, कोई जनरल फैक्ट, कोई प्रोवर्ब, कोई इडियम दे दिया जाएगा, एंड देन you have to use certain examples to prove that this idiom is actually true. समझ में आया? जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल ये टॉपिक आता है, फॉर एग्जाम्पल कि for to be successful you have to be self-resilient, you have to be self-dependent, and you don't have to depend on others. तो बेसिकली टॉपिक क्या कह रहा है कि अगर आप खुद पे डिपेंडेंट हैं, खुद अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप सक्सेसफुल होंगे। ठीक, ये आपको एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया गया। अब आपको जो है ऐसे एग्जाम्पल्स को फेच करना है, ऐसी चीज़ों को लेकर आना है जो बताए कि हाँ ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है। ठीक,
अब ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये 2019 का क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि आपको इतने सारे लोगों के एग्जाम्पल मिल जाएंगे इसमें अपने बात को प्रूव करने के लिए। कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग, आप उसका जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं, अमेजॉन, जेफ, उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, बिल गेट्स, ये सारे के सारे जो है सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स हैं, सेल्फ मेड बिजनेसमैन हैं। तो आप कितने एग्जाम्पल ले सकते हैं ऐसी फेमस पर्सनालिटीज से, सेलिब्रिटीज से जो कि सेल्फ मेड हैं और जो आपकी बात को प्रूव करेंगे कि हाँ, जो लोग सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ रेजिलेंट होते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड नहीं करते, वो हाईली सक्सेसफुल होते हैं। इट इज वन ऑफ द कह लीजिए एक सक्सेसफुल इंसान की जो है बहुत ही इफेक्टिव हैबिट है। ठीक, तो रिफ्लेक्टिव ऐसे भी जो है करना आसान है, आपको थोड़ा सा इसमें अवेयर होना पड़ेगा। जैसे आप अगर किसी सेलिब्रिटी की कुछ पर्सनल जो है उसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो सिर्फ नाम लिख देने से काम नहीं चलेगा, आपको उनके बारे में कुछ पता भी होना चाहिए। ठीक, दिस वन वॉज अ फिफ्थ टॉपिक। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ टॉपिक, लास्ट वन इज शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी, हो सकता है लाइट का थोड़ा इशू हो गया होगा, थोड़ी पिक्चर जो है डार्क हो गई होगी, बस शॉर्ट स्टोरी के बाद वी विल बी एंडिंग द वीडियो। शॉर्ट स्टोरी, अब शॉर्ट स्टोरी में जो है एक वर्ड है दैट यू हैव टू राइट एन ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी। ठीक, मतलब जो आप लिख रहे हैं, जो आप कहानी बना रहे हैं, वो आपकी खुद की होनी चाहिए। अगर आप किसी ना किसी लिटरेरी चीज़ से, लिटरेरी जो है वर्क से अगर आप इंस्पायर हो जाते हैं, अगर आप इफेक्ट हो जाते हैं और आप वहाँ से कोई अपना स्टोरी का एलिमेंट ड्रॉ करते हैं तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो आपकी स्टोरी ओरिजिनल होनी चाहिए एंड इट शुड इंक्लूड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ गुड स्टोरी टेलिंग। व्हाट आर दोज एलिमेंट्स? दोज आर प्लॉट, आपकी स्टोरी की कोई कहानी, कोई स्क्रिप्ट, कोई प्लॉट होना चाहिए, उसके कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक, नाम बताइए, उनकी फिजिकल अपीयरेंस बताइए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, डायलॉग्स होने चाहिए। ठीक, आपस में क्या बात हो रही है, एकदम जैसे आप नॉवल पढ़ते हो, जैसे आप अपनी शॉर्ट स्टोरीज पढ़ते हो, एग्जैक्टली वैसे ही आपको डायलॉग्स भी इंक्लूड करने होंगे। देन सेटिंग, सेटिंग का मतलब स्टोरी कहाँ चल रही है, किस सिटी में, किस टाउन में, कहाँ, किसी घर में, वो घर कैसा है। ठीक, ये सब सेटिंग में आती है। देन अ लॉजिकल एंडिंग, द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस तरीके से स्टोरी को एंड कर रहे हैं। अगर आप एक हॉरर स्टोरी लिख रहे हैं तो उसकी एंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर कोई मिस्टीरियस स्टोरी है, कोई सस्पेंस है, कोई थ्रिलर है या फिर कोई इंस्पायरिंग स्टोरी है तो एक पॉजिटिव एंडिंग। मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी कि प्लीज अवॉइड नेगेटिव काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग। कोई बहुत ही डिप्रेसिंग, सैड, नेगेटिव आपको जो है अप्रोचेस जो है अवॉइड करनी है। आप मिस्टीरियस, आप थ्रिलिंग स्टोरीज लिख सकते हैं, सस्पेंस वाली लिख सकते हैं, लेकिन ग्रूसम, वायलेंस, ये सब चीज़ें जो हैं आपको अवॉइड करनी है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स को आपको जो है एकदम जो है आईएससी में यूज नहीं करना। सो दिस इज द स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग उन लोगों के लिए है जो दे हु आर एक्चुअली इनटू राइटिंग, जो बहुत ही जो एंजॉय करते हैं, जिनके पास जो है बेसिकली जो हमेशा से स्टोरी टेलिंग में इन्वॉल्व हो, मैं उन्हीं लोगों को स्टोरी टेलिंग जो है बोलूँगी कि अटेम्प्ट करें। अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट टू राइट एन ओरिजिनल स्टोरी। आप कभी ना कभी किसी और चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, आपको लगेगा कि एग्जामिनर ने शायद पढ़ा नहीं होगा, हम ये लिख लेते हैं, लेकिन वो पता चल जाता है, हर एग्जामिनर को जो है पता चल जाता है ये कहाँ से स्टोरी ड्रॉ की गई है। ठीक है, तो ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी उन्हीं लोगों के लिए है जो वाकई में स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिव राइटिंग में एंगेज हो, इन्वॉल्व हो। नाउ दीज आर ऑल द टॉपिक्स एंड द थिंग दैट यू हैव टू डू इज आइडेंटिफाई कि आपको क्या लगता है कि आपके लिए ये टॉपिक सही होगा। जिस दिन आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, ईदर बाय रीडिंग और बाय राइटिंग, उस दिन से आप उन्हीं टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। और जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना लिखेंगे, जितना रीड करेंगे, उतना ज़्यादा जो है आपकी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी। और बाकी हम लोग साथ में तो प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। ठीक है,
चलिए, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक टॉपिक उठा के आपको आउटलाइन करना सिखाऊंगी कि कैसे आपको एक ऐसे जो है आउटलाइन करके उसका एक जो है फ्लो चार्ट बनाना है, कि कैसे कोहेरेंस, कैसे लॉजिकली जो है हमें ऐसे को लेकर जाना है, क्या क्या वोकैब यूज करनी है। तो बेसिकली वी विल लर्न हाउ टू राइट एन इफेक्टिव ऐसे। ठीक, चलिए, थैंक यू।